हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरुजी में। फ्रेंड्स, मैं आ गया हूं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आपके सामने, ओके, जो कि है जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी से। ये जूलॉजी का इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मैं श्योर करता हूँ आपको कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक के 100% मिलेंगे आपको, चाहे वो टीजीटी का एग्ज़ाम हो, पीजीटी का हो या फिर जीआईसी लेक्चरार का एग्ज़ाम हो। ओके, तो चलो हम इसका क्विक रिव्यू करते हैं। और बहुत ही सिंपल और अच्छा टॉपिक है, आप ट्रस्ट कीजिएगा कि इतने सिंपल शब्दों में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। तो ठीक है, बस आप अपना काम करते रहिएगा। आपका काम क्या है आप बखूबी जानते हैं, और वो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट और लाइक्स भी कीजिए, क्योंकि ये सभी हमारे मोटिवेशन के लिए कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं जितना कि आपके लिए ये वीडियो। ओके, तो चलिएगा, आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के, है ना, कई सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि स्टार्ट है, पहला वीडियो है एंजाइम का, जिसका पार्ट 1 है। ओके, तो ठीक है, इसको देखिएगा, हम थोड़ा सा जूम करे दे रहे हैं जिससे आपको आसानी हो, है ना। अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। द टर्म एंजाइम वॉज कॉइन्ड बाई, टर्म एंजाइम किसने कॉइन्ड किया था, है ना। तो ऑप्शन ए देखिएगा, बुचनर, ऑप्शन बी सोमनर, ऑप्शन सी कुहने, ऑप्शन डी नॉर्थरॉप। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने आपको सन भी दे दी गई है ना। और सन क्या है, 1878 में। देखिएगा, सीपीएमटी, एमपीपीएमटी, ये कई जगह क्वेश्चन आ चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद कीजिएगा। टर्म एंजाइम किसने कॉइन्ड किया था, है ना। तो टर्म एंजाइम को कॉइन्ड किया था कुहने ने। किसने किया था, कुहने ने। मीन्स ऑप्शन सी जो है, कुहने ने टर्म एंजाइम को कॉइन्ड किया था। और कब किया था, तो 1878 में इसको कॉइन्ड किया था। कब किया था, 1878 में इसको कॉइन्ड किया हुआ था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन। एंजाइम कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व्ड इन एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, वो कौन सा एंजाइम कॉम्प्लेक्स है। एंजाइम कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जब एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट दोनों मिल जाते हैं तो एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। इन्वॉल्व्ड होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, मीन्स एल्कोहल का जो फर्मेंटेशन होता है उनमें कौन सा एंजाइम जो है वो यूज होता है इनमें से। ओके, तो देखिएगा, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, CPMT 2001, RPMT 2006, MHCET 2006, कई बार क्वेश्चंस ये रिपीटिशन हुए हैं ना। तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा यूरिएजेज एंजाइम, ऑप्शन बी जाइमेज, ऑप्शन सी डायास्टेज, ऑप्शन डी डिहाइड्रोजीनेज। देखिए, मैं प्रोनाउंसिएशन करता हूँ इन चीज़ों का, इसलिए करता हूँ जो चारों ऑप्शन होते हैं, कि अगर आप इनके ऑप्शन सुनते भी रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, और आप जब भी एग्ज़ाम में करेंगे तो आपको ये चीज़ें नई नहीं लगेंगी। और जब चीज़ें नई नहीं लगेंगी तो आप आसानी से उनको कर पाएंगे। जब हमारे सामने कोई नया क्वेश्चन आता है तो कहीं ना कहीं हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, हम इसको कैसे लगा सकते हैं। ओके, इसलिए सभी ऑप्शंस को भी रीड किया करिए। ओके, देखिएगा, एंजाइम कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ इसका जो राइट आंसर है आपने लगा लिया होगा, है ना। आप अपना एवेल्युएशन जरूर करते रहिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, मीन्स जाइमेज एंजाइम जो है वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में यूज होता है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, द एंजाइम एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईस्ट बाई बुचनर। बुचनर ने कौन सा एंजाइम एक्सट्रैक्ट किया था, किससे, ईस्ट से, है ना। ईस्ट से किया था, बुचनर ने किया था। कौन सा एंजाइम किया था, तो बिल्कुल ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन हो जाते हैं लाइपेज, यूरिएजेज, प्रोटीएजेज एंड जाइमेज। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाता है, आपने अपना लगा ही लिया होगा, मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 3 का डी। 3 का डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, मीन्स जाइमेज। जाइमेज एंजाइम ईस्ट से एक्सट्रैक्ट किया गया था, किसने किया था, बुचनर ने किया हुआ था। ओके, यही एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में भी यूज होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट,
एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ, एंजाइम्स किससे बने होते हैं, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। एंजाइम्स किससे कंपोज्ड होते हैं? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी प्रोटीन एंड ऑप्शन डी न्यूक्लिक एसिड। आई होप आपने लगा लिया होगा। देखो ये एंजाइम जो टॉपिक है इसमें कोई भी आपको ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, स्टडी की हुई है, रिवीजन किया हुआ है, तो आप आसानी से लगाते चले जाएंगे। विद इन 10 सेकेंड ये क्वेश्चन आप लगा लेंगे, विद इन 10 सेकेंड। और इन्हीं क्वेश्चन का टाइम बचा करके जो क्वेश्चन टफ होते हैं उनमें आप दे सकते हैं। ओके, तो सीधा सीधा है, इसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन वाला नहीं है। एंजाइम्स मोस्टली जो होते हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन 5। द एंजाइम्स एनहेंसेस द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन बाई, द एंजाइम्स एनहेंसेस मीन्स एंजाइम्स एनहेंस करता है, बढ़ा देता है किसको? रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को। कैसे बढ़ा देता है? वो प्रोसेसिंग पूछिए, वो मैकेनिज्म्स पूछिए। ओके, सो वी कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शन ए इज प्रोड्यूसिंग एटीपी, ऑप्शन बी इज प्रोड्यूसिंग ऑप्टिमम पीएच, ऑप्शन सी रेजिंग द टेम्परेचर एंड ऑप्शन डी इज लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो देखिएगा मैं इसका एक जो है आपको फिगर दूंगा, जो टेलीग्राम में दूंगा, उसमें आपको पता चलेगा कि जो जिसमें जो बी होगा वो विदाउट एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही होगी, और ए वाली जो रिएक्शन होगी वो विद और प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हो रही होगी। तो वो एक्टिवेशन को लो कर देता है, लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा पीसीएस में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है पीसीएस 2004 में भी आ चुका है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स कोएगुलेट केसीन। वो कौन सा एंजाइम है जो कोएगुलेट करता है किसको? केसीन। आपको पता है केसीन जो होती है एक प्रोटीन होती है जो मिल्क में पाई जाती है। केसीन एक प्रोटीन होती है जो मिल्क में पाई जाती है। बच्चे जो होते हैं, मोस्टली जो चिल्ड्रंस होते हैं, उनको आप देखते हो डेली 1 या 2 गिलास 3 गिलास दूध वो पीते हैं, है ना। जैसे मेरा बेटा है वही 3 गिलास दूध पर डे पी लेता है। तो उसको जो है प्रोटीन को, मिल्क में जो प्रोटीन होती है उसको केसीन बोलते हैं। उसको पचाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है वो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब देखिएगा एक्चुअल में वैसे तो मिल्क की सबको नीड होती है, हर किसी को कम से कम जो है 1 गिलास दूध तो पर डे पीना ही चाहिए, क्योंकि मिल्क जो है वो सभी न्यूट्रिएंट्स का फुलफिल करता रहता है जिनकी हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है वो। तो बिल्कुल कई सारे लोगों को मिल्क नहीं पसंद होता है, लेकिन ऐसा ना कीजिएगा। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, ज़रूर खुद भी पीजिएगा और बच्चों के लिए भी मिल्क जो है वो ज़रूर प्रोवाइड कराइएगा। ओके, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है ये। चलो अब हम इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में कौन सा एंजाइम होता है वो। तो देखिएगा ऑप्शन दिया है इन्होंने कैटालेज, ट्रिप्सिन, कीमोट्रिप्सिन एंड रेनिन, है ना। अब देखिएगा तो इसका राइट आंसर जो है वो, देखो अब लोगों को लगेगा कि यार ट्रिप्सिन है, कीमोट्रिप्सिन, ये सब भी प्रोटीन को पचाने के काम आते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे मिल्क प्रोटीन की बात हो रही है, केसीन की बात हो रही है। किसकी? केसीन की बात हो रही है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रेनिन। क्या हो जाएगा? रेनिन, ऑप्शन डी। अब एक बात समझ लो, बहुत अच्छी सी ट्रिक बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे दिया गया रेनिन, एक और एंजाइम होता है जिसमें एक ये जो डबल एन दिया गया है ना, डबल एन, ध्यान से सुनो मेरी बात को, जो डबल एन दिया गया है, ये डबल एन से एक एन कम कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा RENIN, रेनिन। ये रेनिन हो जाएगा और ये है रेनिन। तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि एक्चुअली कौन सा कहाँ पाया जाता है। तो डबल एन वाला जो है वो स्टमक में पाया जाता है, पेट में पाया जाता है, डाइजेशन प्रोटीन का वहीं पे होता है इसका। और जो सिंगल एन वाला होता है वो किडनी में पाया जाता है, वो किडनी में पाया जाता है। ओके, तो ये वहाँ पे वर्क करता है। तो एक्चुअल में इसमें बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि सिंगल एन वाला कहाँ है, डबल एन। तो आप जो है सिंपली इसको समझ सकते हैं कि जो डबल एन है वो, है ना, बड़ी स्पेलिंग हो गई, है ना, और पेट जो होता है, स्टमक जो होता है,
किडनी के कंपैरिजन में बड़ा होता है ना। तो बड़ा पेट ऐसे हम कह सकते हैं। तो अपने मन में ट्रिक बना सकते हैं, एक बड़ा पेट यानी बड़ी स्पेलिंग जो होगी वो हमेशा कहाँ होगी, स्टमक में होगी, जो कि किसको डाइजेस्ट करेगी, तो वो मिल्क प्रोटीन केसीन को डाइजेस्ट करेगी। आई होप अब आप कभी नहीं बोलेंगे। और छोटी जो बची हुई है वो सीधी सी बात है, ओबियसली है, वो कहाँ होगी, वो किडनी में होगी, तो वो किडनी का फंक्शन करेगी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आगे आपको मिलेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं, देखिएगा। एंजाइम्स आर एब्सेंट इन, एंजाइम्स किस में एब्सेंट होते हैं, तो भाई जो भी लिविंग होते हैं उन सभी में एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि बिना एंजाइम्स के हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी वो एक रिएक्शंस जो होगी वो सालों में हो पाएगी। तो भैया सालों में हो पाएगी, ईयर्स लग जाएंगे उसको कंप्लीट होने में, तब तक तो पर्सन की डेथ हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे एल्गी, प्लांट, बैक्टीरिया और वायरस। अब देख लीजिएगा सभी जो है यहाँ पे लिविंग है, बट वायरस जो है, इसका राइट आंसर जो है वो वायरस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये लिविंग बॉडी पे होता है तो लिविंग होता है, लेकिन नॉन लिविंग पे होता है तो ये नॉन लिविंग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है, एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं किसमें, वायरस में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट बुचनर प्रोवाइड दैट इट इज नॉट ए लिविंग ईस्ट बट अ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। इन्होंने कहा है, बुचनर ने ये बताया था, ये प्रोवाइड कराया था कि इट इज नॉट लिविंग ईस्ट। उन्होंने कहा लिविंग ईस्ट नहीं, बट ए नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस इन विच कॉजेज फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से फर्मेंटेशन होता है। सो दिस सब्सटेंसेस इज, तो ये सब्सटेंसेस जाइमेज होता है। ये क्या होता है, जाइमेज होता है भाई। और लोग पहले ये कहते हैं ईस्ट फर्मेंटेशन कराता है, तो एक्चुअल में ईस्ट फर्मेंटेशन नहीं कराता है। ईस्ट के अंदर जो एंजाइम बनता है, ईस्ट जो एंजाइम बनाता है वो फर्मेंटेशन कराता है। और वो फर्मेंटेशन कौन सा कराता है, जाइमेज। अभी हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो ये बात बताई किसने थी भाई, तो ये बात बताई थी बुचनर ने। ये बात भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 9 एंजाइम्स आर इसेंशियल इन आवर बॉडी बिकॉज दीज, एंजाइम्स हमारी बॉडी में इसेंशियल होते हैं, जरूरी होते हैं। क्यों होते हैं, इसका आंसर मैं अभी बता चुका हूं, क्योंकि हमारी बॉडी में लगातार सम ऑफ ऑल टोटल केमिकल रिएक्शंस दैट आर फाउंड इन our bodies are called metabolic reactions, and there are many metabolic reactions are regulated एवरी टाइम, ईच एंड एवरी टाइम, इवन व्हेन वी आर अस्लीप। जब हम सो रहे होते हैं, है ना, तब भी हमारी बॉडी में लगातार हजारों लाखों रिएक्शंस लगातार चलती रहती हैं। ओके, तो इन सब को, है ना, रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एंजाइम्स की नीड होती है। तो देख लीजिएगा ऑप्शन क्या बोल रहे हैं भाई, सप्लाई एनर्जी, कैटालिस्ट, बायोकेमिकल रिएक्शन इन सेल, आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट नर्वस एक्टिविटी ऑफ बॉडी। ओके, तो यहाँ पे जो है आप देखिएगा, आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी, कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन इन अ सेल, कोऑर्डिनेट नर्वस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी एंड सप्लाई एनर्जी। तो भाई इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, मीन्स कैटालाइज बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शंस बोल दो या फिर मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोल दो, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो या एनाबॉलिक रिएक्शंस हो, मीन्स सबका कहीं ना कहीं एक ही सेंस जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं, केमिकली एंजाइम्स आर, जो एंजाइम्स बनते हैं वो केमिकली किसके बनते हैं, किसके कंपोजिशन होते हैं, इसका कंपोनेंट क्या होता है ना। तो ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चलो आपको बता दे रहे हैं। ऑप्शन आ गया तो अभी तक आपने अपना राइट आंसर लगा लिया होगा, है ना। हाइड्रोकार्बन, एमाइनो एसिड, फैट एंड प्रोटीन। तो भाई जो पूछा जाए वही बताना। कई बार हम अपना ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं, और ज़्यादा दिमाग क्या लगा देते हैं, लोग बागों को पता है कि भैया एंजाइम्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। तो उन्हें लगता है प्रोटीन किसकी बनी होती है, तो वो कह देते हैं अमाइनो एसिड की बनी होती है। तो वो किसके बने हो गए, अमाइनो एसिड। ना भाई, जब यहाँ पे प्रोटीन दी गई है तो आपको अमाइनो एसिड ना लगा के क्या लगाना है, प्रोटीन पे ही टिक करना है। अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाना है। कई बार हम लोग ज़्यादा होशियार हो जाते हैं और ज़्यादा दिमाग चलाने लगते हैं। तो क्वेश्चन जितना कह रहा है उतना ही हमको करना है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट जो होते हैं जो है इनमें से करेक्ट है। ओके, देखिएगा कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, उत्तराखंड पीएमटी में आ चुका है, बीएचयू में आ चुका है ना, पुणे में आ चुका है, बहुत सारी जगह आ चुका है। तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा करेक्ट है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, बात तो सही है बिल्कुल भाई, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, एंजाइम्स आर लिपिड, ऑल एंजाइम्स आर लिपिड, ऑल एंजाइम्स आर लिपिड, ना भाई। सम एंजाइम्स आर प्रोटीन,
तो कुछ नहीं होते हैं, 99% एंजाइम प्रोटीन होते हैं। ऑल एंजाइम्स एंड हार्मोन्स आर प्रोटीन। अब इन्होंने हार्मोन भी जोड़ दिया है, ठीक है ना, एंजाइम्स एंड हार्मोन। तो अकेला एंजाइम रहता तो ठीक था ये, लेकिन इन्होंने हार्मोन भी जोड़ दिया है, हम ये नहीं कह सकते हैं। इसलिए राइट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट हु सजेस्टेड दैट एंजाइम्स आर प्रोटेनेशियस। ओके, देखो अभी हमने बताया था टर्म एंजाइम किसने दिया था, तो टर्म एंजाइम कोहने ने दिया था, कब दिया था, है ना, 1878 में। ये पहला ही क्वेश्चन यूज हुआ था और ऊपर लिखा गया है, आप जिसको देख लेना अच्छे से। ओके, तो यहाँ पे हमने बताया था प्रोटेनेशियस का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, एंजाइम्स का, प्रोटेनेशियस का कॉन्सेप्ट की एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो शुमनर ने दिया था। किसने दिया था, शुमनर ने दिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट enzymes, vitamin and hormone can be classified into a category of biological chemical because all of, एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, enzyme, vitamin and hormones can be classified into a category of biological chemical because all of, है ना, क्यों, क्योंकि ये सभी जो होते हैं हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म्स, enhances oxidative metabolisms, are synthesized in the body, are proteins। तो भाई हम पहले ही बता चुके हैं, हेल्प इन रेगुलेटिंग मेटाबॉलिज्म्स, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस को कंप्लीट कराते हैं, इस वजह से ये इसका राइट आंसर हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, बड़ा मज़ेदार, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये क्वेश्चन। वन एंजाइम वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट किसने दिया था, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाई, किसने दिया था ये, जैकब एंड मोनोड ने, ग्रिफिथ ने, बीडल एंड टॉटम ने, वॉटसन एंड क्रिक ने। भाई चारों ऑप्शन भी एकदम ना तड़ाके भड़ाकेदार हैं, इनको जो है बस देखते जाइएगा, और चारों को मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखो भैया, जैकब एंड मोनोड 1961, आपको कुछ याद आया, इसका आंसर नहीं है, गलतफहमी ना पाल लेना, इसका आंसर जो है वो मैं बता दूंगा, तब तक आप अपना टिक कर लीजिएगा, लेकिन मैं जो अभी बता रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1961 में लैक ओपिरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, किसने, जैकब एंड मोनोड ने दिया था। तो एक क्वेश्चन याद हुआ भाई साहब, ठीक है, जैकब एंड मोनोड ने लैक ओपिरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। लैक ओपिरॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट, भाई मैं तो ऐसे याद कर लेता हूँ, क्योंकि देखो भाई, जैकी जो है मेरे पेट का नाम है, मीन्स मेरे डॉगी का नाम है जैकी, और मोनोड मीन्स मनोज, मेरा ही नाम हो गया, तो मैं तो ऐसे ही याद कर लिया कि जैकब एंड मोनोड ने क्या दिया था, लैक ओपिरॉन, है ना, लैक ओपिरॉन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो भाई याद हो गया, आप भी जैसे चाहो वैसे कर लो। फ्रेडरिक ग्रिफिथ की देख लो, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था भाई साहब ने 1928 ने। कब दिया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1920। कई बार इनकी सन भी पूछ ली जाती हैं, इसलिए आप सन को भी लगातार जितनी मैं बताता जाता हूँ रिवाइज कीजिएगा। प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार और अच्छे क्वेश्चन है, इजी लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए हैं, मज़ा आ जाएगा। बस आप सुनते रहिएगा, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा, ठीक है ना। देखिएगा, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था 1928 में। बीडल एंड टॉटम, बस ये इसका राइट आंसर है, ये आप याद कर लीजिएगा। वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस या कॉन्सेप्ट किसने दिया था, बीडल एंड टॉटम ने दिया था, ठीक है ना। वॉटसन एंड क्रिक बताने की ज़रूरत नहीं होगी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो, ठीक है ना, तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं होगी कि इन्होंने, और मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि इन्होंने डीएनए, इन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल दिया था, बिल्कुल नहीं बताऊंगा मैं ये बात आपको, ठीक है ना। तो आई होप आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, 15 का देखिएगा, वन जीन वन एंजाइम कॉन्सेप्ट मीन्स, अब इसका अर्थ क्या है, बीडल एंड टॉटम ने दिया था, ऊपर ही दिया गया है, देखिएगा बीडल एंड टॉटम ने दिया था, लेकिन इसका अर्थ क्या है, तो देखिएगा इसका जो अर्थ है, वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम, बिल्कुल सही बात है, एंजाइम कंट्रोल जीन ना भाई, ऑल एंजाइम्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स, नो, ऑल जीन्स आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइम्स, नो। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, वन जीन कंट्रोल वन एंजाइम। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ एपो एंजाइम एंड को एंजाइम, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब। एपो एंजाइम एंड को एंजाइम का कॉम्बिनेशन अगर हो जाए, तो पहले तो ये समझ लो, जो एपो एंजाइम है ना, हालांकि ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अलग से बन जाता है, आगे आएगा मैं तब भी बता दूंगा, अभी भी समझ लीजिएगा। एपो एंजाइम जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है, कौन सा, प्रोटीन पार्ट, किसमें, एंजाइम में।
एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसको जो बोलते हैं वो एपो एंजाइम बोल देते हैं, ठीक है ना। और कोएंजाइम जो एंजाइम्स का नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको कोएंजाइम बोलते हैं। दोनों को अगर मिला दें, मतलब कॉम्बिनेशन बना दें, तो क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर देख लो, होलो एंजाइम। होलो एंजाइम्स, इसको होलो एंजाइम्स बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम्स प्रोड्यूसेस होलो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच इज़ ट्रू, इनमें से सही क्या है? तो देखो जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है वही सही है। जल्दी से अपना कॉमन सेंस यूज कीजिएगा और मुझे इसका आंसर तुरंत जो है लगा लीजिएगा। फिर मुझे आप अपने मार्क बताना, कमेंट बॉक्स में आप अपने मार्क्स बताया करो। लास्ट वाले डे कई सारे लोगों ने अपने मार्क्स शेयर किए, 17, 18, 19 और कुछ लोगों ने 21 आउट ऑफ 21 भी गेन किए हुए थे। बड़ा अच्छा लगता है कि जब भी आप प्रैक्टिस करते हो, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे थोड़े से प्रयास से आपका भला हो रहा है, तो मेरा वीडियो बनाना सार्थक सिद्ध हो रहा है। नहीं तो मैं अपना फालतू समय क्यों बर्बाद करूं, और है ना आप भी अपना जो है समय क्यों फालतू जो है इधर उधर बर्बाद करें, ठीक है ना। इसलिए उसको यूटिलाइजेशन अगर हो रहा है तो वो कब पता चलेगा? जब आपने मार्किंग और हमारे साथ शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसको डालेंगे। तो ठीक है, अभी तक आपने लगा लिया होगा। तो देखिएगा, होलो एंजाइम्स कोएंजाइम प्लस एपो एंजाइम, ऊपर वाले क्वेश्चन का ही बदला हुआ रूप है भाई साहब। ये होलो एंजाइम्स क्या होता है? ऑप्शन डी इसका सही हो जाता है। होलो एंजाइम्स इज कोएंजाइम प्लस एपो एंजाइम। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। देखो फिर इन्होंने क्वेश्चन को टर्न कर दिया है, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एंजाइम का प्रोटीन पार्ट जो है वो कौन सा है? तो अभी मैंने बताया एपो एंजाइम इज अ प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखिएगा, द एंजाइम विच कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म ए फंक्शनल एंजाइम, ठीक है ना। एंजाइम विच कंबाइंस विद नॉन प्रोटीन पार्ट टू फॉर्म ए फंक्शनल एंजाइम इज, फंक्शनल एंजाइम इन्होंने पूछा हुआ है ना। तो फंक्शनल देखो भाई, इन्होंने कहा नॉन प्रोटीन पार्ट से एंजाइम का कौन सा पार्ट मिल जाता है जो कि एक एंजाइम बन जाता है। तो नॉन प्रोटीन पार्ट से प्रोटीन पार्ट मिल जाता है, तभी तो पूरा एंजाइम बनता है, एक फंक्शनल एंजाइम बन जाता है। तो कौन सा हो जाएगा प्रोटीन पार्ट? एपो एंजाइम हो जाएगा, बता चुका हूं मैं अभी आपको। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, प्रोटीन पार्ट ऑफ कंजुगेटेड एंजाइम इज नॉन एज, फिर देखो इन्होंने उसी को टर्न कर दिया है, प्रोटीन पार्ट ऑफ ए कंजुगेटेड एंजाइम। तो प्रोटीन पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम बोलते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोएंजाइम इज, अब कोएंजाइम होते क्या हैं? तो कोएंजाइम जो होते हैं ए विटामिन दैट एक्ट विद एन एंजाइम, ए कार्बोहाइड्रेट दैट कंट्रोल एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड ए न्यूक्लिक एसिड। अगर आपने एनसीईआरटी थोड़ी बहुत भी पढ़ी हुई है तो उसमें ये क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार यूज होते हैं। ओके, तो देखिएगा जो कोएंजाइम है ना, वो और इसका ऑप्शन जो है 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, मीन्स ए विटामिन दैट एक्ट्स विद एन एंजाइम। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज दैट कोएंजाइम। अब देखिएगा कोएंजाइम बहुत सारे हैं, तो कोएंजाइम एफएमएन एफएडी आर ड्राइव्ड फ्रॉम विटामिन, कौन सी विटामिन से ड्राइव? तो B2, और B2 का नाम क्या होता है भाई साहब? जल्दी से बताइएगा, B2 का साइंटिफिक नाम क्या होता है? जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। याद आ गया कि नहीं याद आया? नहीं आया तो ध्यान से सुनो, क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा? राइबोफ्लेविन। सी का तो सबको पता ही होगा, क्या होता है? जल्दी से बताओ भाई। एस्कॉर्बिक एसिड होता है। B1 का बताइएगा, B1 का हो जाएगा थियामाइन हो जाएगा। ओके, चलो ठीक है, बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का ये, और बहुत अच्छे से समझिएगा। एक कोएंजाइम इज, हालांकि ऊपर बता चुका हूं मैं इसको, लेकिन फिर भी बता रहा हूं, एक कोएंजाइम इज, तो कोएंजाइम जो था वो नॉन प्रोटीन पार्ट था। तो देख लो, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रुप दैट इज इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, ऑर्गेनिक नॉन प्रोटेनिशियस ग्रुप दैट इज इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिक भी होता है ये, ऑर्गेनिक भी होता है, और नॉन प्रोटेनिशियस ग्रुप भी है ये, है ना। सो दैट इज इसेंशियल फॉर एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए इसेंशियल होता है। तो ये इसका राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दिया करिए। प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहिएगा चैनल को, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा। मैं लगातार आपको जीआरबी ऑब्जेक्टिव जूलॉजी और जीआरबी ऑब्जेक्टिव बॉटनी के इसी तरह से मज़ेदार
मज़ेदार क्वेश्चन कराता रहूँगा। आपका प्यार मिलता रहेगा तो पूरी जूलॉजी और बॉटनी कंपाइल करके मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद द हेल्प ऑफ वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। नमस्कार।